सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं रीट और सीटेट और सभी शिक्षक भर्ती के लिए साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज नंबर की। चौथी टेस्ट सीरीज है ये। इससे पहले मैंने जो सोल्व करवाई वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले। आज के जो बहुत प्रश्न है ना, जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ज़बरदस्त क्यों हैं? क्योंकि प्रश्न ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन आपको पॉजिटिव पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं स्क्रीन पर प्रश्न पेश करता हूँ। मेरे सभी साथीगण, मित्र, मेरे बहन, मेरे भाई सभी वेट कर रहे होंगे। तो मैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर पेश करता हूँ। देखो, पहला प्रश्न स्क्रीन पर पेश हो चुका है। प्रश्न क्या कहना चाहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बार बार परीक्षा में पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे मेरे को। देखो, प्रश्न क्या कहना चाहता है? विकास की ओर बढ़ता है। विकास किसकी ओर बढ़ता है? ये विकास के सिद्धांत की बात कर रहा है। सीधी सीधी भाषा में ये आपसे क्या पूछना चाहता है? विकास के सिद्धांत कौन कौन से है ये पूछना चाहता है। तो आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर, किसको जाएगा जल्दी से बताइए मुझे। बिल्कुल, ये जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 1 को। ये जो होता है ना, विकास का जो सिद्धांत होता है ना, ध्यान देना, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये बात किसने बताई थी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है? तो ये बात बताने वाले थे विकास के सामान्य सिद्धांत। कौन है ये सब जो है ना, ये ध्यान देना, ये क्या है? विकास का सामान्य सिद्धांत है ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारे विकास के सामान्य सिद्धांत से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो, विकास से, विकास के सामान्य सिद्धांत से ये लिया गया है। विकास के सामान्य सिद्धांत से यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये सामान्य सिद्धांत है। ये आपको याद रखना है, ध्यान देना है, याद रखना है। विकास के सामान्य सिद्धांत में बोल रहा हूँ। देखो, पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा विकास का सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा है सहसंबंधता का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत और विभिन्नता का सिद्धांत। ये सब विकास के सिद्धांत मैंने बताए अभी आपको। तो इसका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर दूसरा जो स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, प्रश्न क्या कहना चाहता है, इसको अभी देखना आप। ये प्रश्न है साहब, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के सिद्धांत से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है? प्रश्न नंबर दूसरा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे, ये अवस्था जो है ना, ये किसके साथ संबंधित है ये बताना आपको। किसके साथ संबंधित है ये बताना। ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, देखो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका जल्दी से बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर पहला जो है ये अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता से, सामाजिक मुद्दों से सरोकार और विकल्पों के निर्वहन और विश्लेषण करने की योग्यता से। तो किससे हैं ये जल्दी से बताएंगे, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर जो लेते हैं ना साहब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 1। ध्यान देना, मैंने जब ये सिद्धांत पढ़ाया था ना आपको, तो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया था। क्या बताया था कि जो इंद्रिय या संवेदी या पेशीय गामक अवस्था जो होती है ना, वो अनुकरण की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है? वो अनुकरण की अवस्था होती है। और अनुकरण से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तार्किक निरूपण की और समस्या समाधान की योग्यता जो ये होती है ना, ये होती है हमारी 9 वर्ष के बाद की। यानी कि 9 वर्ष के बाद में कौन सी आती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी। और इस सामाजिक भी उसमें चला जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न जो है ना, ये देखो, ये प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार बताना है आपको कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो होता है बच्चों में नैतिक मूल्य कैसे कर सकता है, नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है, ये बताना है। तो पहला देखो, पहला ऑप्शन क्या है? कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश। देखो, नेगेटिव है, आपको काट देना है। दूसरा क्या बचा है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर व्यवहार के स्पष्ट नियम। ये तो 2 ऑप्शन आ गए, ये तो आएंगे नहीं, ये तो वैसे मिसप्रिंट हो गई यहाँ पे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा आपको इसका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अब अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर पेश है। देखो, प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत छोटा भी है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है साहब आपसे? प्रश्न ये कहना चाहता है कि प्रश्न नंबर जो है ना, ये है, देखो, क्या मानव व्यक्तित्व परिणाम है? मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? ये तो आप सब बता दोगे। 10 बार तो कम से कम ये प्रश्न आपके सामने अलग अलग रूप में आ गया होगा। बात एक ही है, प्रश्न का उत्तर एक ही है, लेकिन 10 अलग अलग रूप हैं इसके, वो आपके सामने आ गए होंगे। तो मानव का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो परिणाम होता है किसका? केवल आनुवांशिकता का, आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का, पालन पोषण और शिक्षा का, केवल वातावरण का। किसका होगा जल्दी से बताइए।
तो ये तो गांठ बांध लेना, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि आनुवांशिकता और वातावरण, आनुवांशिकता का दूसरा नाम है वंशानुक्रम, और वातावरण, वातावरण का इसी का नाम है पर्यावरण, परिवेश की अंतर क्रिया से क्या होता है, बालक का व्यक्तित्व का विकास होता है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। अगला प्रश्न जो है देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5वां है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, कौन सा होगा इसमें? जल्दी से बता दीजिए। देखो दो ऑप्शन तो आप काट दोगे, लेकिन दो ऑप्शन बहुत भयंकर ऑप्शन है। देखो नर्सरी कक्षा की शुरुआत के लिए अधिकांश बच्चे इसका तीसरा ऑप्शन सोच रहे होंगे, लेकिन आप तीसरा नहीं सोचना है, आपको तीसरा बिल्कुल गलत है। इसका आंसर जो जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4 को, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा जो होती है ना, नर्सरी कक्षा की शुरुआत के लिए विषय वस्तु जो होती है ना, सबसे अच्छी विषय वस्तु होती है मेरा परिवार। अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मैं। छठा प्रश्न जो है ना स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कहना चाहता है प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि प्रश्न नंबर 6 है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, सिवाय का मतलब होता है इसको छोड़कर, मतलब 4 में से एक को छोड़कर 3 की आवश्यकता होती है। जो छोड़ना है वो आपको बताना है। अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, पृथक्करण, संवेदनशीलता बनाना। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, देखो समावेशन की बात कर रहा है, समावेशन में पृथक्करण की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथक्करण, और इसमें ये नहीं पूछा इसलिए, बाकी पूछता तो ये 3 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होता। अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मैं। 7वां प्रश्न जो है स्क्रीन पर आने वाला है। देखो ये प्रश्न आ गया है 7वां प्रश्न। मेरे सभी दोस्त, मेरे साथीगण, मेरे भाई बहन सभी इसका आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो पहले प्रश्न को पढ़ता है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण, देखो अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? आज जीविका कमाना, ये भी देखो उद्देश्य होता है, लेकिन क्या ये अति महत्वपूर्ण है? बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना सीखना, बौद्धिक विकास, देखो सब शिक्षा के उद्देश्य हैं। ध्यान देना, ये चारों क्या है? शिक्षा के उद्देश्य है, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 को। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा, ठीक है ना। अब मैं चलना चाहता हूँ मैं कौन से प्रश्न की ओर? 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो प्रश्न बहुत शानदार है। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे जो होते हैं ना, उनकी जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है यहाँ पे पहले इसको समझ लेना चाहिए आपको। जिज्ञासा है, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। क्या होता है? जिज्ञासा शब्द है, इसका मतलब होता है जानने, यहाँ पे लिखा मैंने देखो, जानने की इच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासा बोलते हैं। अब आप खुद बताओ, बच्चे के क्या जानने की इच्छा तो हो रही है अब, कब? अभी। और आप कब सोल्व करोगे उसको? बाद में। तो क्या ये मामला सेट होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो तभी उसकी जिज्ञासा क्या करनी चाहिए? शांत करनी चाहिए। बहुत से शिक्षक होते हैं मैं फुर्सत में करूँगा, नहीं बोलते क्या कि सर इस सवाल का आंसर बता दो, जब मेरे को मैं फ्री रहूँगा तब बताऊँगा। फ्री नहीं, अभी बताओ आप, ठीक है ना। इसका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं 90वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। 9वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका देखो ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। पहले तो आप इस प्रश्न को लगा लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 क्या कहना चाहते हैं? देखो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व जो होता है ना, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, सभी। तो आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसमें सभी वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ध्यान देना, ऑप्शन सोच समझ के ही लगाना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है ये जाता है ऑप्शन नंबर 4 को। अरे खुद प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से तो पढ़ो इसको। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन, समायोजन किसके साथ होता है? प्रकृति के, पर्यावरण के साथ होता है। वही पर्यावरण क्या है? प्रकृति और पर्यावरण दोनों का जो संतुलित रूप होता है ना, ये क्या होता है? जीवन के साथ होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब मैं 10वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। 10वां प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है साहब। मैं बोल रहा था ना कि बहुत आज के ऑप्शन बहुत खतरनाक होंगे, तो यही प्रश्न है वो। देखो प्रश्न क्या है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। बिल्कुल यूनिक प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो आप पहले तो लगा लेना वेरी, क्या लगाओगे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लगाओगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लोगे। और प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो प्रश्न ये कहना चाहता है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? साथियों जब भी मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाने की बोलता हूँ ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर कहीं सेव रखना, और जब भी एग्जाम देने जाते हो ना, तो उससे पहले उन प्रश्नों को पढ़ के जाना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मनोविज्ञान का पेपर 30 में से 30 दे देगा आपको। ये 100% शाश्वत सत्य है कि आप यदि जो मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलता हूँ उसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले उसको पढ़ के चले गए, तो आपके मनोविज्ञान में 30 में से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं जो आपको रोक दे। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना। देखो ये प्रश्न में क्यों, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं ना, उनके लिए मैं बोलता हूँ आपको। बाकी नॉर्मल प्रश्न सब कर देते हैं, और ये जो मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलता हूँ यही आपका सिलेक्शन करवाएंगे। बाकी जो सिंपल प्रश्न तो सभी कर देते हैं। देखो अच्छे लेवल के प्रश्न करोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा।
सिलेक्शन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिलेक्शन में 1-2 प्रश्न का ही अंतर होता है और वही प्रश्न के लिए मैं आपको बोलता हूँ। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है साहब, इसका उत्तर दो आप। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ना, ये जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है, स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है ना। इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट जरूर लोगे, इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी रूप में आपसे इसकी मुलाकात होगी। 11वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मैं। देखो 11वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लोगे। ये भी सबका मतलब प्रश्न का बहुत ही जबरदस्त रूप आया हुआ है आपके सामने। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न नंबर 11 है, आपके अध्यापन, आप टीचर हो और आपको टीचर मानते हुए क्या करना है, आपके अध्यापन कराते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप छात्र को कक्षा को बाद मिलने के लिए कहेंगे। मतलब कक्षा के बाद है यहाँ पे, कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आएंगे। देखो इसमें से आप आराम से काट दोगे, क्या चुप रहने के लिए नेगेटिव है काट दोगे। ये भी बोल सकता, कोई शिक्षक सोचेगा मैं ये बोल दूंगा, कोई सोचेगा कि मैं ये भी बोल सकता हूँ, कोई सोचेगा मैं ये। तीन ऑप्शन हो रहे हैं ना, तीनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 को, स्वीकार कर लेंगे। जो भी वो संकेत कर रहा है ना उसको स्वीकार करोगे और उसमें सुधार करोगे, ठीक है ना। अच्छी तैयारी तो आपको करके आनी है, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आओगे। ये तो अध्यापक का गुण होता है कि आज मैंने किया उससे तो कल मैं बेहतरी करूँ। ये क्या है, एक उत्कृष्ट शिक्षक जो होता है ना उसका गुण होता है ये। और चुप रहने के लिए नेगेटिव पॉइंट एक बात, और बाद में बात करने के लिए नहीं। अगर कक्षा का सवाल है तो कक्षा में उसे सोल्व करोगे। तो ये प्रश्न बहुत क्या था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, स्क्रीनशॉट जरूर लेना है इसका, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। अगला प्रश्न जो है आपके लिए स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। देखो बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न ये है साहब, प्रश्न नंबर 12 है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, एक नहीं, पहले तो आप ये बताओ मेरे को। अब आप टीचर हो और आपको पता चला कि आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं वो विद्यालय में कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे। उच्च अधिकारियों से शिकायत करोगे, उन्हें समझाने का प्रयास करोगे, अनदेखी करोगे, और साथियों से परामर्श करके कोई निर्णय लोगे। देखो इसमें से ध्यान देना, नेगेटिव पॉइंट है, काट देना है, ठीक है ना। अनदेखी करोगे, काट दोगे। इन दोनों में से एक आंसर होगा और इन दोनों में से क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप सोच रहे गुरुजी ये दोनों तो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, बाकी तो दोनों को तो हमने भी काट दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ये जाता है ऑप्शन नंबर 2 को, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं समझते हैं तो उसके बाद में साथियों से क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अगर विचार विमर्श करने लेने के बाद नहीं समझते तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा ये चीज़ आपको। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब मैं साहब ये थे 12% कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये जो 12% है ना, इनका पैटर्न क्या रहता है, 12% जो है मनोविज्ञान की 6 यूनिट से 2-2 प्रश्न लेता हूँ मैं, कुल मिला के 12 प्रश्न होते हैं। और देखो पूरे अभी रीट का पेपर जो है ना फरवरी में होगा या मार्च में होगा, 2021 में कब होगा कोई निर्धारित नहीं कर सकते हम, कुछ कह नहीं सकते अभी तक तो विज्ञप्ति भी नहीं आई इसकी। तो इसलिए मैं देखो कण कण करके मान वाला जो सिस्टम है ना वही मैं यहाँ पे लागू कर रहा हूँ। कण कण करके क्या करोगे आप, मन को प्राप्त कर लोगे। मतलब मन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कण का मतलब होता है बहुत कम। कम कम करके देखो छोटी सी चिड़िया जो चिट्टी जो होती है ना, क्या करते हैं, छोटे छोटे दाने लेकर बहुत सारे दाने कर लेती है। इसीलिए प्रकार हम 12-12 प्रश्न करके सोचो ना, आप 10 दिन में 120 प्रश्न हो रहे हैं। और देखो थोड़ा थोड़ा आप बोरिंग भी नहीं होते होंगे बहुत ज़्यादा। अभी मैं 30% मैं तो लेके आ जाऊँ, मेरी तरफ से तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं 30% आपके लिए लेके आ सकता हूँ रोजाना। लेकिन आप फिर बोरिंग महसूस करोगे। और अभी एग्जाम भी पास में नहीं, जैसे एग्जाम पास में आएगा ना तो पूरा मैं मनोविज्ञान में आपको पूरी तरह से एकदम परफेक्ट कर दूंगा। ध्यान रखना, मनोविज्ञान में से 30 नंबर कहीं नहीं गए आपके। तो ये तो मैं आपको पूरा वादा करता हूँ कि मनोविज्ञान में आपके मैं 30 में से 30 नंबर दिला के ही रहूँगा आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।